हेलो फ्रेंड्स, आज हम दिल्ली सल्तनत में आगे चलेंगे और आज देखेंगे मंगोल्स और इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर जो प्रॉब्लम्स थी। तो पहले ये देखते हैं कि मंगोल्स की वजह से क्या प्रॉब्लम फेस करी और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर बेसिकली ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं दिल्ली सल्तनत में। इंडिया में देखिए नेचुरल बाउंड्रीज़ हमें देखने को मिलती हैं और इन नेचुरल बाउंड्रीज़ की वजह से इंडिया हमेशा सेफ़ रहा था। केवल नॉर्थ वेस्ट एक ऐसा रीजन था जहाँ से इंडिया की स्थिति वर्नेबल थी। अगर आपको किसी इन्वेडर को प्रिवेंट करना है कि वो पंजाब और सिंध तक ना पहुँच पाए, तो ये नेसेसरी था कि आप काबुल, गजनी और कांधार वाला जो एरिया है इसे कंट्रोल करें, क्योंकि इसी एरिया से जो भी रीइंफोर्समेंट होता था फोर्सेस का वो इन्हीं एरिया से होता था। तो ये जो नॉर्थ वेस्ट का रीजन था इसे कंट्रोल करना बहुत नेसेसरी था अगर आपको इन्वेज़न को रोकना है फर्टाइल वैली में पंजाब और सिंध की। तो अब होता क्या है, अर्ली 13th सेंचुरी में जो गुरिड एम्पायर है वो काबुल, कंधार और गजनी का जो कंट्रोल है वो खो देता है और ख्वारिज़मी एम्पायर अब यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन 1218 में क्या होता है, चंगेज़ खान की लीडरशिप में मंगोल्स अटैक कर देते हैं ख्वारिज़मी एम्पायर पे। मंगोल्स का अटैक बहुत ही भयानक अटैक होता है। ये पहले तो सिटी को सरेंडर करने को बोलते हैं और अगर कोई सिटी सरेंडर नहीं करती है तो ये वहाँ पर टेरर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर यूज़ करते हैं, यानी कि ये वहाँ के सभी सोल्जर्स को मार देते हैं, वुमेन और चिल्ड्रन को स्लेवरी में सोल्ड कर देते हैं और यहाँ तक कि ये सिविलियंस को भी नहीं बख्शते, उन्हें भी ये मार देते हैं। तो ये मंगोल्स का जो टेरर था ये बहुत ही भयानक था। तो 1218 में ये ख्वारिज़मी एम्पायर पे अटैक करते हैं। तो पहले गुरिड एम्पायर था, गुरिड एम्पायर के बाद में कंट्रोल गया ख्वारिज़मी एम्पायर पे और ख्वारिज़मी एम्पायर को अब अटैक कर देते हैं मंगोल्स चंगेज़ खान की लीडरशिप में। 1221 में मंगोल थ्रेट ये जो है इंडिया में अपीयर होती है जब ख्वारिज़मी रूलर जलालुद्दीन मकबरनी ये इंडिया की तरफ क्रॉस कर लेता है। कि ख्वारिज़मी एम्पायर पर मंगोल्स ने अटैक कर दिया था और अब ख्वारिज़मी रूलर जो है जलालुद्दीन मकबरनी वो इंडिया की तरफ मूव करता है। अब चंगेज़ खान इस जलालुद्दीन मकबरनी के पीछे पीछे इंडस नदी के किनारे बहुत सारी रेड करता है। लगभग 3 महीने करीब ये इंडस नदी के आसपास घूमता रहता है चंगेज़ खान, लेकिन इंडिया में क्रॉस नहीं करता है क्योंकि ये प्रेफर करता है कि जो ख्वारिज़मी एम्पायर के जो बचे हुए पोर्शन हैं जहाँ पर अभी कब्ज़ा नहीं हुआ है मंगोल का, उन एरिया पे कब्ज़ा करने की ये प्लान बनाता है। अब इसी दौरान दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश रूल कर रहा होता है दिल्ली पर। ये मंगोल को अपीज़ करता है, जलालुद्दीन मकबरनी की असाइलम रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ करके। जलालुद्दीन मकबरनी जब इंडिया में क्रॉस कर जाता है तो वो इल्तुतमिश से असाइलम के लिए रिक्वेस्ट मांगता है, लेकिन इल्तुतमिश इसकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर देता है, जिसकी वजह से ये मंगोल अपीज़ हो जाते हैं और इसी कारणवश मंगोल जो हैं वो इंडिया में अटैक नहीं करते हैं। इसके बाद में लाहौर और मुल्तान, ये याल्दूस, कुबाचा और इल्तुतमिश की इन एरियाज़ के लिए लड़ाई कल चलती रहती है। ये बोन ऑफ कंटेंशन होती है इन सब के बीच में। याल्दूस और कुबाचा ये अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेते हैं आपस में लड़कर। तो अल्टीमेटली इसका फ़ायदा उठाता है इल्तुतमिश और बाद में ये लाहौर और मुल्तान को कैप्चर कर लेता है और मंगोल्स के अगेंस्ट ये एक डिफेंसिव लाइन को बिल्ड करता है। अब 1240 तक क्या होता है, मंगोल्स का अटैक इंडिया में नहीं होता है क्योंकि मंगोल्स ऑलरेडी इराक़ और सीरिया पर कंसंट्रेट करते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान्स हैं
उन्हें एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता है, जिससे कि वो अपनी आर्मी को बेटर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस पीरियड में मंगोल अटैक नहीं होता है 1240 तक। तो अब यहाँ पर क्या होता है, सुल्तान जो हैं अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज करते हैं। 1241 में मंगोल कमांडर तैर बहादुर ये लाहौर में दिखाई देता है। दिल्ली से लाहौर को कोई मदद नहीं मिलती है और मंगोल जो है लाहौर को कैप्चर कर लेते हैं। 1245 में मंगोल्स मुल्तान में इन्वेड करते हैं, लेकिन बलबन मुल्तान को रिकवर कर लेता है, लेकिन मुल्तान जो है हाई मंगोल प्रेशर में रहता है, यानी कि आसपास के एरिया से मंगोल्स का बहुत प्रेशर आता है। बलबन ने पॉलिसी अडॉप्ट करी थी फोर्स और डिप्लोमेसी की। बलबन ने तबर हिंद, सुनाम और समाना के फोर्ट्स को रिपेयर करवाया था और मंगोल्स के सामने एक स्ट्रॉन्ग फोर्स को उसने एस्टेब्लिश करा था, जिससे कि मंगोल जो है ब्यास नदी को क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ पाए और ये अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करता है, दिल्ली में ही रहता है, कोई भी डिस्टेंट एक्सपीडिशन ये लीड नहीं करता है, जिससे कि ये फ्रंटियर पर अपनी पोजीशन को मेंटेन रख सके। इसके अलावा ये डिप्लोमेटिक फीलर्स भेजता है हलाकू, मंगोल इल खान जो कि ईरान के हैं, और नेबरिंग एरियाज़ में ये डिप्लोमेटिक फीलर्स भेजता है। बलबन जो है टैक्टिकली अग्री हो जाता है पंजाब का कुछ पोर्शन मंगोल को के कंट्रोल में देने के लिए, और इसके बदले में मंगोल जो है वो दिल्ली पर अटैक नहीं करते हैं। तो ये डिप्लोमेसी चली थी बलबन ने। अब क्योंकि बाउंड्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं करी गई थी, तो बलबन को एनुअल एक्सपीडिशन कंडक्ट करने पड़ते थे, जिससे कि वो मंगोल्स पर एक नज़र रख सके। 1292 में अब्दुल्ला जो कि ग्रैंड सन है हलाकू का, ये दिल्ली पर आक्रमण करता है, लेकिन इसका आक्रमण इसे डिफ़ीट कर दिया जाता है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। और जलालुद्दीन खिलजी के समय में ही कुछ मंगोल जो हैं वो इस्लाम को एम्बेरस कर लेते हैं और इंडियन रूलर्स की साइड में आ जाते हैं और दिल्ली में सेटल हो जाते हैं। तो ये जलालुद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड है जब मंगोल्स जो हैं वो इंडिया की साइड में हो जाते हैं। 1299 में कुतलुक ख्वाजा ये दिल्ली पर आक्रमण करता है और ये पहला सीरियस कैंपेन होता है मंगोल्स का अगेंस्ट इंडिया। इस समय में अलाउद्दीन खिलजी रूल कर रहा होता है और ये मंगोल्स को हरा देता है। 1303 में मंगोल्स दोबारा आक्रमण करने के लिए आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी इस समय चित्तौड़ में अपना कैंपेन कर रहा होता है और दोनों आर्मी जो हैं अलाउद्दीन खिलजी की और मंगोल्स की, ये कैंप बना लेते हैं, एक दूसरे के सामने फेस करते हैं, डेली स्कर्मिश होती हैं इनके बीच में, लेकिन फाइनली मंगोल्स रिट्रीट करते हैं। तो ये जो दो इन्वेजन्स हमने देखे अलाउद्दीन खिलजी के समय के, तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि मंगोल्स को रिट्रीट करना पड़ रहा है। तो हमें पता लगता है कि सुल्तान जो दिल्ली के थे वो बिल्कुल एकदम पावरफुल थे जितने कि मंगोल्स पावरफुल थे। एक ऐसी चीज़ जो सेंट्रल और वेस्ट एशियन रूलर्स के पास में नहीं थी, क्योंकि मंगोल्स ने सेंट्रल एशियन का रीजन जो है पूरा, वेस्ट एशिया का रीजन वो पूरा अपने कब्ज़े में ले लिया था, लेकिन वो दिल्ली को अपने कब्ज़े में नहीं ले पाए थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। तो इससे पता लगता है कि सेंट्रल और वेस्ट एशियन रूलर्स जो हैं वो कमज़ोर थे, लेकिन दिल्ली के सुल्तान जो हैं उनकी पावर सुप्रीम थी। और उसी समय पर ये दो इन्वेजन जो दिल्ली में होते हैं ये एक वार्निंग की तरह होते हैं और अलाउद्दीन खिलजी अब जो है बहुत सीरियस स्टेप्स लेता है अपनी आर्मी को रेस करने में और अपनी आर्मी को एफिशिएंट बनाने में। तो 13वीं सेंचुरी के दौरान में जो दिल्ली के सुल्तान हैं उन्हें नॉर्थ वेस्ट से बहुत ही सीरियस डेंजर्स देखने को मिलता है, और क्योंकि दिल्ली के सुल्तान में फर्मनेस थी, विगर था टर्किश रूलर में, और उनकी डिप्लोमेसी बहुत अच्छी थी, तो इन चीज़ों की वजह से ये जो थ्रेट है इन्वेज़न की
ये अवर्ट कर देते हैं इस थ्रेट को, और बाद में पंजाब को भी ये रिकवर कर लेते हैं। तो ये हमने देखा नॉर्थ वेस्ट और मंगोल्स का जो प्रॉब्लम्स रहीं दिल्ली सल्तनत में। अब हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत में इंटरनल रिबेलियंस देखने को मिलेंगे और टेरिटोरियल कंसोलिडेशन के लिए स्ट्रगल देखने को हमें मिलेगी। तो यहाँ पे जो है क्या है, इंटरनल रिबेलियंस में हम देखेंगे कुछ एरियाज़ हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करते रहेंगे बार बार। तो अब चलते हैं इसमें आगे। तो दिल्ली के जो सुल्तान हैं उन्हें फॉरेन इन्वेजन्स भी देखने पड़ते थे और इंटरनल रिबेलियंस भी देखने पड़ते थे। और ये जो रिबेलियंस थे ये ज़्यादातर मुस्लिम चीफ्स की तरफ से होते थे, जो कि अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे। इसके अलावा राजपूत राजाज और जो जमींदार थे ये टर्किश इन्वेडर्स को एक्सपेल करना चाहते थे। तो इन लोगों की वजह से हमें ये इंटरनल रिबेलियंस देखने को मिलते हैं। देखिए, इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है और बहुत ही डिफ़िकल्ट है इंडिया को रूल करना केवल एक सेंट्रलाइज पावर से। तो इसकी वजह से जो है प्रोविंशियल गवर्नर्स हमें अपॉइंट करने पड़ते थे उस समय पर। तो ये जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे इन्हें हमें ऑटोनॉमी भी देनी पड़ती थी, जिसकी वजह से इन्हें एनकरेजमेंट मिलती थी कि ये सेंटर का जो कंट्रोल है उसको थ्रो ऑफ कर दें और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते थे। अब देखते हैं बिहार और बंगाल में किस तरीके से चलता है। बिहार और बंगाल जो है ये हमेशा दिल्ली का कंट्रोल थ्रो ऑफ करने के लिए तैयार रहते थे। अपने आप को इंडिपेंडेंट, जब भी इन्हें मौका मिलता था अपने आप को इंडिपेंडेंट ये घोषित कर देते थे। देखिए, बख्तियार खिलजी ने सेन किंग लक्ष्मण सेना को हरा दिया था और अपना कंट्रोल स्थापित करा। इसके बाद में मौका मिला तो वहाँ पे एक इवाज नाम का बंदा अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है और ये अपने रूल को बिहार तक एक्सटेंड कर देता है। तो देखिए, अब जैसे ही मौका मिला इवाज ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया बिहार और बंगाल में। तो अब इवाज को मारता है इल्तुतमिश का बेटा। इल्तुतमिश का बेटा जो है इवाज को मार देता है। तो अब फिर से ये दिल्ली सल्तनत के अंडर आ जाता है बिहार और बंगाल वाला रीजन। लेकिन इल्तुतमिश के मरने के बाद में जो बंगाल के गवर्नर हैं वो कभी कभी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते थे और कभी कभी अपने आप को दिल्ली के अंदर सबमिट कर देते थे। जैसे इनका मन करता था वैसे कर देते थे समय के हिसाब से, एज़ पर देयर कन्वीनियंस। तो आप देख रहे हैं कि कभी ये इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं अपने आप को और कभी दिल्ली के अंडर सबमिट कर देते हैं अपने आप को। तो 1280 में क्या होता है फिर, अब इल्तुतमिश के बाद में फिर बंगाल और बिहार अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। तो 1280 में बलबन एक कैंपेन को लीड करता है और टगर हिल जो है बलबन इसे मार देता है और बहुत ही सीवर पनिशमेंट देता है इसकी फैमिली और फॉलोअर्स को। तो ये एकमात्र डिस्टेंट कैंपेन है जो बलबन लीड करता है। इसके अलावा ये कोई भी डिस्टेंट कैंपेन लीड नहीं करता है बलबन। केवल दिल्ली में बैठकर अपने एरियाज़ को ये मॉनिटर करता है, कंसोलिडेट करता है अपनी पोजीशन को। और एकमात्र डिस्टेंट कैंपेन है ये बलबन का बंगाल में। तो दिल्ली के बाहर का केवल एक ही डिस्टेंट कैंपेन है ये बलबन का। हाउएवर दिल्ली कुड नॉट कीप कंट्रोल ऑफ बंगाल फॉर लॉन्ग। तो बहुत लंबे समय तक बंगाल को अपने कंट्रोल में नहीं रख पाता है दिल्ली। बलबन की डेथ के बाद में बलबन का बेटा बुगरा खान अपॉइंट किया जाता है बंगाल का गवर्नर। तो बुगरा खान क्या प्रेफर कर लेता है कि भाई मैं तो बंगाल पर ही रूल करूँगा। तो ये बंगाल को प्रेफर कर लेता है कि मैं बंगाल पर ही रूल करूँगा और दिल्ली के थ्रोन के लिए मैं अपनी जान की बाजी नहीं लगाऊंगा। मुझे दिल्ली का थ्रोन नहीं चाहिए, मैं केवल बंगाल पे ही रूल करूंगा। और ये इसके बाद में इंडिपेंडेंस अज्यूम कर लेता है और बंगाल में एक डायनेस्टी बना लेता है जो अगले 40 वर्षों तक रूल करती है। तो अब फिर से क्या हुआ, अब इसका बेटा बंगाल का गवर्नर है, उसने इंडिपेंडेंस अज्यूम कर ली है। तो बिहार और बंगाल अब फिर से दिल्ली के कंट्रोल के बाहर चले जाते हैं। तो ये हमने बिहार और बंगाल वाला रीजन देखा। पहले बख्तियार खिलजी लक्ष्मण सेन को मार देता है, उसके बाद में
मौका देखते ही इवाज अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेता है। फिर इल्तुतमिश का बेटा इवाज को मार देता है। उसके बाद में जो भी वहाँ पे गवर्नर अपॉइंट होते हैं बिहार और बंगाल में, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं, कभी दिल्ली के अंदर सबमिट हो जाते हैं। उसके बाद में 1280 में बलबन एक कैंपेन लीड करता है बिहार और बंगाल में, जिसमें टुगरहिल और उसकी फैमिली और फॉलोअर्स को पनिश करता है वो। बलबन के बाद में उसके बेटे को बनाया जाता है बंगाल का गवर्नर। वो बंगाल का गवर्नर बनने के बाद में बंगाल पे ही रूल करने को प्रेफर करता है और दिल्ली में अपना दिल्ली का जो थ्रोन है उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं लगाता वो। और फिर बंगाल में इंडिपेंडेंस अज्यूम करके बैठ जाता है, वहाँ पे एक डायनेस्टी सेटअप कर लेता है अपनी, जो 40 वर्षों तक चलती है। तो बिहार और बंगाल अब फिर दिल्ली से बाहर हो जाते हैं। अब गंगा दोआब जो है वहाँ पे भी देखेंगे हम क्या सिनेरियो चल रहा है। वहाँ पे भी रिबेलियंस हैं। जो कथेरिया राजपूत हैं गंगा दोआब में, वो बदाऊं में फ्रीक्वेंटली रेड करते हैं। तो बलबन क्या करता है, बलबन इनके ख़िलाफ़ में एक एक्सपीडिशन लीड करता है और यहाँ पर इस एरिया को वो कठेरिया राजपूत से फ्री करवा देता है और इस एरिया में अब आगे कोई रेड नहीं होती है कठेरिया राजपूत की। अब राजपूत देखते हैं, राजपूत भी रिबेल करते हैं। इल्तुतमिश जब अपनी प्री ऑक्यूपेशन पे था, नॉर्थ वेस्ट रीजन में वो कैंपेन्स कर रहा था, तो राजपूत ने कलिंजर, ग्वालियर, बयाना, इसके साथ में बहुत सारी प्रिंसिपैलिटीज़ जैसे कि रांथमपुर, जालोर, तो इन्होंने ये रिकवर कर ली थी राजपूत्स ने। और रणथंबोर और जालोर ने टर्किश सुजरनिटी को रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम नहीं मानते कि हम रूल करे जाएंगे टर्किश द्वारा। लेकिन जब इल्तुतमिश वापस आता है तो अपने ये ऑपरेशन कमेंस करता है। ये पहले रणथंबोर को जीतता है और वहाँ के रूलर को कंपेल कर देता है कि उसे टर्किश सुजरनिटी को अपनाना पड़ेगा। इसके बाद में जालोर को कैप्चर करता है इल्तुतमिश। उसके बाद में ये कोशिश करता है कि गुजरात और मालवा वाले रीजन पे अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर ये फेल हो जाता है। चालुक्यस जो गुजरात के होते हैं वो इसके अटैम्प्ट को फॉइल कर देते हैं। जो मालवा के परामर्श होते हैं ये भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है टर्क्स को इन्हें हराना। तो ये जो रीजन है, इस रीजन में इल्तुतमिश कोई गेन नहीं कर पाता है। लेकिन ईस्ट में ये बयाना और ग्वालियर को रिकवर कर लेता है इल्तुतमिश, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है क्योंकि जो राजपूत बुंदेलखंड में है वो इसे रोक देते हैं इल्तुतमिश को। लेकिन फिर कुछ समय के बाद क्या होता है, इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है। इल्तुतमिश की डेथ होने के बाद में जो ईस्टर्न राजपुताना है, यानी कि ईस्टर्न राजस्थान जो है, ये फिर से टर्किश कंट्रोल को ख़त्म कर देता है और बहुत सारे राजपूत रूलर्स जो हैं वो टर्किश सुजरनिटी को थ्रो ऑफ कर देते हैं और ग्वालियर के फोर्ट को भी ये रिकवर कर लेते हैं। इसके बाद में बलबन आता है। बलबन अटेम्प्ट करता है रणथंबोर को जीतने की और ग्वालियर को दोबारा से रिकैप्चर करने की, लेकिन ये फेल हो जाता है। बलबन इसे रिकैप्चर नहीं कर पाता है। लेकिन मेवात जो मेवातीज़ होते हैं जो दिल्ली को प्लंडर करते रहते हैं, बलबन उन्हें रूथलेसली मरवाता है और उस एरिया को वो कंट्रोल कर लेता है। तो दिल्ली जो है वो फिर सिक्योर हो जाता है। तो इसमें हमने देखा कि इंटरनल रिबेलियंस कितने ज़्यादा हो रहे हैं। बिहार और बंगाल को जब भी मौका मिल रहा है वहाँ पे एक नया बंदा अपनी इंडिपेंडेंस को घोषित कर दे रहा है, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इंडिपेंडेंस घोषित कर रहे हैं। गंगा जमुना दोआब में जो खतेरिया राजपूत हैं वो रिबेलियन कर रहे हैं। इसके अलावा जो राजस्थान में जो राजपूत हैं वो रिबेलियन कर रहे हैं और जो मेवात वाला एरिया है वहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी, जो कंसोलिडेशन है दिल्ली सल्तनत का किस तरीके से हो रहा है और जो इंटरनल रिबेलियंस हैं। तो इसी के साथ में ये दिल्ली सल्तनत वाला जो पोर्शन है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे खिलजी डायनेस्टी को, और खिलजी डायनेस्टी में सबसे पहले देखेंगे हम जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर है, तो इसका देखेंगे कि इसने किस तरीके से नोबल्स को प्रिवेंट किया,
वो इसके ख़िलाफ़ कॉन्स्पायर नहीं कर पाए। अलाउद्दीन की पॉलिसी देखेंगे, मार्केट पॉलिसी देखेंगे, मार्केट में किस तरीके का ये कंट्रोल लेके आया। और उसके बाद में अलाउद्दीन के एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स और किस तरीके से अलाउद्दीन के पीरियड में एक्सपेंशन होता है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जो अपने मिलिट्री एक्सपीडिशंस को लीड करता है नॉर्थ में, ईस्ट में और साउथ में, यानी कि डेक्कन वाला रीजन और साउथ में किस तरीके से ये लीड करता है। इसके अलावा आगे भी हम चलेंगे इसमें, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इतना देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।